जय हिंद। सो टुडे हम लोग एक नई क्लास का शुरुआत करने वाले हैं और आज हमारी जो फर्स्ट रिकॉर्डेड क्लास है उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्रीटिंग्स एंड क्लासरूम लैंग्वेज। सो ये क्या है ग्रीटिंग्स? जब हम किसी को मिलते हैं, हम ग्रीट करते हैं, उनसे बातचीत करने से पहले जो फ्रेज हम यूज करते हैं, जैसे हिंदी में नमस्ते। ये नमस्ते क्या है? एक तरह का ग्रीटिंग है। तो इस तरह से अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारे मल्टीपल ग्रीटिंग्स होते हैं जो हम यूज करते हैं व्हेन वी मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग एन ओकेजन। और दूसरा पार्ट क्या आज हम कवर करेंगे? क्लासरूम लैंग्वेज। क्लासरूम लैंग्वेज ये अपने आप में ही हमें बता रहा है, समझा रहा है इसका क्या मतलब है। वो भाषा जो हम क्लासरूम में यूज करते हैं, भाषा यानी लैंग्वेज, क्लासरूम यानी कक्षा। वो भाषा जो आमतौर पर टीचर यानी अध्यापक और स्टूडेंट्स यानी आप लोग हमारे साथ और हम आपके साथ इस सेशन के दौरान यूज करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें रोजमर्रा की इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश की परिवेश में बहुत ही मदद करने वाला है। तो आज के सेशन के की पॉइंटर्स क्या होंगे? एक तो हम आपको सिखाएंगे बेसिक ग्रीटिंग्स क्या हैं इंग्लिश के, ठीक है? जैसे कि अगर आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय ये सब यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये बेसिक तरीके हैं जिससे हम एक दूसरे को मिलते हैं, आमतौर पर बातचीत का जरिया बनते हैं ये हमारे लिए। और इनको बोलने के लिए पोलाइट एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है। एक्सप्रेशंस यानी भावनाएं, जिस तरह का भाव आप इन शब्दों में डालेंगे वैसे ही ये शब्द साउंड करेंगे। तो क्या सही तरीका है इन ग्रीटिंग्स को यूज करने का? किस तरह की भाषा आप साथ में इसके इस्तेमाल करेंगे सो दैट ये ग्रीटिंग्स मिलने वाले को आपके बारे में एक अच्छा इंप्रेशन देने में मदद कर सकें। सेकंड, कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर्स के लिए हम अपने आप को उनसे फेमिलराइज करेंगे, समझेंगे उनको अच्छे से कि किसी भी बातचीत को आगे ले जाने के लिए क्या तरीका होता है, किस तरह से हम उसे स्ट्रक्चर करते हैं। हर चीज का एक बेसिक ढांचा है। एक अच्छी कम्युनिकेशन का बेसिक ढांचा क्या है वो हम इसमें आज कवर करेंगे। देन द थर्ड पॉइंट इज हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्लासरूम में हमें कैसी भाषा यूज करनी चाहिए, कौन सी भाषा करेक्ट समझी जाती है, कौन से फ्रेजेस एप्रोप्रिएट हैं या उचित हैं क्लासरूम परिवेश में यूज करने के लिए। ये सब मेन की पॉइंटर्स हैं जो आज के सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबको कन्वे कर सकूं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बेसिक ग्रीटिंग्स दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक तरह की ग्रीटिंग होती है जहां हम किसी प्रोफेशनल सेटअप में जाते हैं, जैसे ऑफिस में जाते हैं, स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, अपने सीनियर्स से मिलते हैं, तो उनसे बातचीत करने के लिए आप एक अलग तरीके की ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। बड़ों से बात करने के लिए भी इनका अक्सर इस्तेमाल होता है। तो ये होते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स दो तरह के हैं, एक तो हुआ फॉर्मल ग्रीटिंग और दूसरा हुआ इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अब इनफॉर्मल ग्रीटिंग फॉर्मल ग्रीटिंग से बिल्कुल अलग है। इनफॉर्मल यानी बिल्कुल अनौपचारिक। इसमें आपको कोई झिझक नहीं होती, आपको सोचना नहीं पड़ता कि आप ये वर्ड्स किन के साथ यूज कर रहे हैं ग्रीटिंग्स के लिए। जैसे हाय, हेलो, ये सेम एज ग्रुप या अपने से छोटों के लिए या एक अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जहाँ पे कैजुअल एनवायरनमेंट है, रादर नॉट अनप्रोफेशनल, एक कैजुअल एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि ग्रीटिंग्स होते हैं दो तरह के, फॉर्मल ग्रीटिंग्स एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग। सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स पर। फॉर्मल यानी एक औपचारिक माहौल। ऐसा माहौल जहां पर कोई स्कोप नहीं है कि आप किसी भी चीज को बहुत लाइटली ले सकें। अपनी बात दूसरे तक रखने का एक सही तरीका है विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो उन एरियाज में जैसे आपके ऑफिसेज हुए, अपने सीनियर्स हुए, उनके साथ आप किस तरह से बातचीत करेंगे? क्या ग्रीटिंग्स होंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये कुछ बड़े कॉमनली सुनने वाले फॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मल ग्रीटिंग्स हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में या ऑफिस एनवायरनमेंट में यूज करते हैं। और ये बिल्कुल समझने की बात है कि जब भी आप एक प्रोफेशनल सेटअप में होते हैं, आपसे एक
पोलाइट वे ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है। शिष्टाचार भरा आपका व्यवहार दिखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप शिष्टाचार के विरुद्ध जाएं, यानी यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट एंड डिसिप्लिन इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, और इसी सेटिंग में आपको फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज करने होते हैं। तो ये हमारा क्या कन्वे कर रहे हैं, कौन सा हमारी भावना या आइडिया कन्वे कर रहे हैं? डेफिनेटली ये हमारी रिस्पेक्ट कन्वे कर रहे हैं अपने सीनियर्स को। ये भी बता रहे हैं कि हम कैसे अपने कोलीग्स या क्लाइंट्स से डील करें, उनसे बातचीत कैसे शुरू करें। आइस ब्रेकर का काम ये ग्रीटिंग्स इन अ प्रोफेशनल सेटअप कैसे करते हैं। और जब आप किसी अननोन इंसान को मिलते हैं और आपको पता नहीं है कि क्या बातचीत करनी है, वहाँ के लिए भी आप ये वाले ग्रीटिंग्स, फॉर्मल ग्रीटिंग्स को बड़े ही सेफली, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्या क्या है हमारे फॉर्मल ग्रीटिंग्स, आइए अब हम समझते हैं। सबसे पहले आता है गुड मॉर्निंग। ये तो नाम ही इसका बता रहा है दिन के कौन से पहर में हम इसे यूज करेंगे। हम इसे यूज करेंगे जब हम सुबह किसी सीनियर को या किसी भी इंसान को मिल रहे हैं प्रोफेशनल सेटअप में इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। वैसे तो आप ये किसी भी एल्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में ही यूज होना है। ये किसी भी अपने उम्र से बड़े इंसान के लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, इंग्लिश में ग्रीट करने के लिए सुबह के पहर में आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज टिपिकली यूज्ड कब से? सुबह से लेकर दोपहर तक। 12 बजे का जो दोपहर का टाइम होता है उसे नून बोलते हैं। तब तक हम किसी को अगर पहली बार दिन में मिल रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं गुड मॉर्निंग। कैसे? देखिए, गुड मॉर्निंग मिस्टर सैम, हाउ आर यू टुडे। सो मैंने यही ग्रीटिंग का इस्तेमाल करके एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया है। क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग मिस्टर सैम। मिस्टर सैम को मैं विश कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, सुबह से मैं उनको अब मिल रही हूँ, उनको मैं गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ, अपने अच्छे ग्रीटिंग्स और अच्छी भावनाएं रिस्पेक्टफुली उन्हें दे रही हूँ, और उनसे क्या पूछ रही हूँ? हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हैं। सो आप कैसे हैं या हाउ आर यू टुडे पूछने से पहले एक आइस ब्रेकर का काम किया इस फॉर्मल ग्रीटिंग ने, गुड मॉर्निंग। देन वी मूव ऑन। जैसे दिन आगे निकलता है वैसे अब हमारे ग्रीटिंग्स भी 12 बजे के बाद, नून के बाद चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा आफ्टर नून। आफ्टर मतलब बाद में, नून मतलब दोपहर। सो दोपहर के बाद वाला जो समय है उसमें अगर आप किसी को मिलते हैं और उसे फॉर्मली ग्रीट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, गुड आफ्टरनून। तो आप उन इंसान को किसी फॉर्मल गैदरिंग में जब मिल रहे हैं दोपहर के टाइम, यू कैन डेफिनेटली से गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस टुडे। सो आफ्टरनून यानी दोपहर के समय यूज होने वाला फॉर्मल ग्रीटिंग इज गुड आफ्टरनून। देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स द इवनिंग। अब हम शाम की तरफ जा रहे हैं। सो दोपहर खत्म हुई और 4 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, 4 बजे से लेट इवनिंग तक का जो टाइम होता है, शाम को 4 बजे ऑनवर्ड्स, तो उसमें एक पोलाइट कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इस फ्रेज का, जिसको हम कहते हैं गुड इवनिंग। सो आप किसी को मिल रहे हैं शाम को, यू कैन जस्ट से गुड इवनिंग, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। सो इस तरह से आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफिस से निकलने से पहले अगर आपके बॉस या आपके किसी कलीग को आप मिलते हैं, सो यू कैन पोलाइटली से गुड इवनिंग सर, आई एम रिटायरिंग फॉर द डे, और मे आई रिटायर फॉर द डे। ठीक है, दिस इज हाउ हम लोग कॉन्वर्सेशन को बहुत अच्छे और पॉलिश तरीके से बिट बाय बिट ऊपर और बेहतर लेवल पर ले जा सकते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और इसको और क्लियर कर लेते हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर एनुअल डिनर। डिनर शाम को खाने वाला मील। तो 4 बजे से लेकर डिनर टाइम तक या जब तक आप सोते नहीं तब तक आप किसी को शाम को मिलें तो आप इजीली और सेफली बोल सकते हैं ग्रीट करने के लिए गुड इवनिंग। अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स तो बहुत सारे हैं, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो है हाउ डू यू डू।
हाउ डू यू डू, ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मल ग्रीटिंग है जो हम किसी को फर्स्ट टाइम जब मिले तो अगर पूछें तो बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल देता है, हमारा इंप्रेशन देता है। और इसका यूजुअली आंसर क्या होता है, अगर आप किसी को हाउ डू यू डू बोलेंगे तो वो बोलेगा वेरी वेल थैंक यू, और वो आपको भी ज़रूर पूछेगा हाउ डू यू डू। ओके, सो हाउ डू यू डू एक बड़ा ही अच्छा तरीका है इन अ फॉर्मल सेटअप किसी से आगे बातचीत बढ़ाने का। गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, गुड आफ्टरनून, हाउ डू यू डू टुडे। सो इस तरह से ये फ्रेजेस हम यूज़ करके फॉर्मल एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से अपना रास्ता खोल सकते हैं और झिझक को पीछे छोड़ सकते हैं एज फार एज ग्रीटिंग्स आर कंसर्न्ड। देन एक और बड़ा अच्छा फ्रेज आता है विच इज इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। जब भी हम किसी को मिलते हैं फर्स्ट टाइम और हमें बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें मिलके, हमें दिल से खुशी होती है किसी को मिलके, तो हम कैसे कन्वे करेंगे? प्रोफेशनल सेटअप में तो आप उठ के उसको गले नहीं लगा सकते, है ना? वो तो अनौपचारिक तरीके से मे बी करेक्ट होता है, लेकिन ऑफिस सेटअप में या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वो अलाउड है ही नहीं। ये लिमिट्स के बाहर है, एक लाइन है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो वहाँ किसी को दर्शाने के लिए कि आपको उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ग्लैड हैं, ग्लैड यानी खुश हैं उनको मिलके, तो वो आप कैसे बताएंगे? आप ये वाला फ्रेज यूज कीजिए और उन्हें बताइए कि आप कितने खुश हुए उनको मिलके। सो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, आई एम, अपना नाम लीजिए, जैसे यहाँ पर स्पीकर कह रहा है हेलो आई एम जॉन, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। तो उसी तरह से आप अपना नाम लीजिए, हेलो जैसे मैं हूं तो मैं बोल सकती हूँ गुड मॉर्निंग, आई एम मीनाक्षी, इट इज़ अ प्लेजर टू मीट यू। सो इस तरह से मैं दूसरों को दर्शा रही हूँ कि मुझे उनसे मिलके कितना अच्छा लगा। तो ये एक प्रोफेशनल सेटअप में बड़े ही अच्छे तरीके से किसी को बताने की तरीका है कि आपको उनसे मिलके कितना अच्छा लगा या आप उनको मिलके कितने प्रभावित हैं। देन एक और ग्रीटिंग आता है वेलकम। ये वेलकम ऐसा ग्रीटिंग है जो हमारे घर कोई आता है तो हम उनको बोलते हैं ना वेलकम, आइए प्लीज़। उसी तरह से जब भी हम किसी गैदरिंग में जाते हैं या हम किसी गेस्ट को मिल रहे हैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में और हम होस्ट हैं, यानी हम लोग वो हैं जिन्होंने एक इवेंट को होस्ट किया है, उसे ऑर्गेनाइज किया है। तो जब भी हम किसी गेस्ट को या अटेंडीज़ को मिल रहे हैं किसी पार्टी में या गैदरिंग में या मीटिंग में, तो वी ऑलवेज से you're welcome. Please come. We are glad you could come. Welcome to our party. Welcome to our dinner. Welcome to the meet. We are glad आप यहाँ आ सके। So इस तरह की फीलिंग को कन्वे करने के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। Then we move on to the next one, which is pleased to meet you. Pleased to meet you भी एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है इंग्लिश का जो हमें बताता है कि किसी को मिलके हमें कितनी खुशी हुई। सो आई एम डॉक्टर पटेल, आई एम मीनाक्षी एंड आई एम रियली प्लीज्ड टू सी यू ऑल टुडे अटेंडिंग द क्लास। मुझे बहुत ही खुशी हुई आप सबको क्लास अटेंड करता देख के। नाउ अगर हम ऑफिस सेटअप में हैं और अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं, बहुत लोग खड़े हैं, बातचीत हो रही है, आप आउट ऑफ द टर्न तो खड़े होके बात नहीं कर सकते या अपना परिचय नहीं दे सकते। तो झिझक होती है नए एनवायरनमेंट में खुद का परिचय देने के लिए, तो उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं? मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो जब आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में बैठे हुए हैं और अपने आप के बारे में बात करके दूसरों को बताना चाहते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, तो आप इस फ्रेज के साथ सेंटेंस की ओपनिंग कर सकते हैं। मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम, अपना नाम दीजिए और बताइए कि आप क्या करते हैं। जैसे मैं अपने को इंट्रोड्यूस करूंगी, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मीनाक्षी एंड आई एम योर स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। सो इस तरह से मैं अपने को इंट्रोड्यूस करूंगी इस सेंटेंस की या इस ग्रीटिंग की मदद से। देन नेक्स्ट, हाउ मे आई असिस्ट यू। हाउ मे आई असिस्ट यू, ये अक्सर जब आप बैंक जाते हैं, कॉल सेंटर्स पे कॉल करते हैं या इस तरह के किसी भी सेटअप में या कॉलेजेस में भी जाते हैं, तो वहाँ पर जो कस्टमर केयर की टीम बैठी होती है, आप उनके मुंह से हमेशा इस तरह का एक
स्टैंडर्ड स्टेटमेंट सुनते हैं, हाउ मे आई असिस्ट यू। उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल सेटअप में, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपको मदद ऑफर करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो वो कर सकते हैं आपको, आपका दिन बेहतर बनाने के लिए या आप जिस उलझन में हैं उसको सॉल्व करने के लिए। सो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि किस तरह से सिंपल सिंपल वर्ड्स के साथ आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स को यूज और बना सकते हैं। Then I move on to the next one, which is I would like to extend a warm welcome. ये अगेन वेलकम से आगे बढ़कर है, वन स्टेप हायर। सो जब आप किसी भी गैदरिंग में होते हैं और आपको एक स्पीकर की जगह दी जाती है कि जहाँ पर आपको खड़े होकर सब गेस्ट को वेलकम करना है, तो इस तरह का एक फ्रेज आपकी मदद के लिए तुरंत आ जाएगा, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ऑल द पीपल अटेंडिंग द मीट टुडे। तो ये आप अपने ऑडियंस को वार्मली ग्रीट करने के लिए, वार्मली वेलकम करने के लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मल सेटिंग्स में। नाउ हमने बहुत सारे फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बारे में समझा क्या होते हैं, पर एक कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, विच यू मस्ट कीप इन माइंड, ताकि आप इन ग्रीटिंग्स को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले एप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट, बहुत ही ज़रूरी है प्रोफेशनल सेटअप में आपको ये समझना कि आप इन ग्रीटिंग्स को सही तरीके से यूज़ करें। ये ना हो कि आप मॉर्निंग में किसी को मिलने जा रहे हैं और आपको टाइम का ध्यान ही ना रहे और आप उन्हें गुड आफ्टरनून से विश करें, ये आपका सारा इम्प्रेशन स्पॉइल कर सकता है। तो अवॉइड कीजिए, किस एनवायरनमेंट में हैं वो सोचिए और उस हिसाब से इन ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इंटरव्यू में हैं, किस तरह से आप ये ग्रीटिंग्स को यूज़ करेंगे, आप किसी मीटिंग में हैं, किस कंटेक्स्ट में हैं, बेसिकली किस एरिया में हैं, किस प्रोफेशनल सेटअप में हैं, उसके हिसाब से इनको यूज़ कीजिए। और हमेशा ध्यान करिए कि ये आपकी हेल्प के लिए आएंगी, चाहे आप इंटरव्यूज़ में हो, चाहे आप मीटिंग्स में हो, चाहे आप अपने उन बॉसेस से बात कर रहे हो जिनका स्टेटस आपसे हाई है, आपके बॉसेस हैं। सो इन सब के लिए ये सब डेफिनेटली यूज़ होते हैं, लेकिन आपको कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होना बहुत ही ज़रूरी है। देन बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा साइलेंट बट इफेक्टिव जरिया है इम्प्रेशन कास्ट या ब्रेक करने का, जो हम सबको बहुत अच्छे से समझना और अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर एक प्रोफेशनल सेटअप में खड़े हैं, किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बोलचाल तो बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सपोर्ट नहीं कर रही, सो जो आपका एफर्ट है इम्प्रेशन डालने में, बनाने में, वो सब इट विल ऑल फॉल फ्लैट। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्मली किसी को ग्रीट कर रहे हैं या किसी ऐसे सेटअप में मिल रहे हैं जहाँ पे लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, सीधे खड़े होइए, अपनी गर्दन को एक लेवल पे लेके आइए, बहुत ऊपर नहीं, एक लेवल पे लाइए, हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करिए। मैं आपसे क्लास ले रही हूँ, है ना, आपसे बातचीत कर रही हूँ, आप स्क्रीन के उस तरफ हैं और मैं इस तरफ हूँ, लेकिन अगर मैं इस तरफ देख के लेक्चर करूँ या इस तरफ देख के ही पूरी बात बताऊँ, क्या आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा? नहीं। सो आई कांटेक्ट बनाना स्पीकर का अपने ऑडियंस के साथ बहुत ही ज़रूरी है। देन ऑल्सो आप अगर किसी को मिल रहे हैं और गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश कर रहे हैं और आपको आगे हैंडशेक के लिए कोई हाथ एक्सटेंड करता है, गिव अ फर्म हैंडशेक। ऐसे ढीला ढाला रिस्पॉन्स में मत रहिए, बी कॉन्फिडेंट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉडी लैंग्वेज के लिए, किसी चीज़ के अगेंस्ट लीन मत करिए, आपके जो हाथ हैं उनको पॉकेट्स में मत डाल के खड़े होइए। स्टैंड स्मार्टली, स्टैंड टॉल, लुक कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट। अगर अंदर से कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अपने आप आपके चेहरे पे आएगा कि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, आई एम इन कंट्रोल। सो योर बॉडी लैंग्वेज goes a long way in making your impression very good. आपका impression बहुत अच्छा बन सकता है अगर आप ये tips follow करें। And then is the tone. Tone क्या होता है, ये आने वाले lectures में भी हम पढ़ेंगे।
टोन, जिस तरह की भाषा तो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। आपकी टोन, बातचीत का जो एक लहजा है, वो लहजा कैसा होना चाहिए, टोन कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। मुंह में मत बोलिए, मुंह खोल के खुलकर क्लियर बोलिए। दूसरा, जब आप किसी को विश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल टोन में बात करिए, इज्जत दीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है दिखाने का कि आप दूसरे की कदर करते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट यू पुट ऑन द टेबल इज व्हाट यू आर सर्व्ड। सो जो आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, वो डेफिनेटली आप तक वापस ज़रूर आएगी। एंड ऑल्सो कन्वे वॉट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू कन्वे विद द ग्रीटिंग्स एंड विद योर स्पोकन इंग्लिश, और किसी भी भाषा में फॉर दैट मैटर, जब भी आप बात करते हैं, फेस पे एक प्लेजेंट स्माइल रखिए। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन है, रादर देन इतने वरीड और परेशान लगने के। चूज टू लुक कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल। सो क्या हमने इन सब चीज़ों के बारे में अब रिमेंबर करना है, जो हमने पिछली सब स्लाइड्स में पढ़ा और मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि फॉर्मल ग्रीटिंग्स एक बहुत ही सीरियस और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट में हम यूज़ करते हैं। इसकी टोन भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, और ये कैजुअल इंटरैक्शंस के लिए उतनी एप्रोप्रिएट नहीं समझी जाती। दे आर एसेंशियल इन मेकिंग गुड इम्प्रेशन इन प्रोफेशनल सेटिंग, सो प्रैक्टिसिंग दीज ग्रीटिंग्स रेगुलरली कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस। यानी ये एक प्रोफेशनल सेटअप के लिए बहुत ही बढ़िया ज़रिया है आपको एक अच्छा इंप्रेशन कास्ट करने के लिए, और ऑल्सो प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम परफेक्ट इन यूजिंग दीज ग्रीटिंग्स। नाउ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रीटिंग को, विच इज द इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल यानी उतनी औपचारिक नहीं, अनौपचारिक, ऐसी जो बहुत ही कैजुअल हो। ऐसा तरीका जैसे हेलो, हाय, जो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या उन लोगों को जिनको आप अच्छे से जानते हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए, ग्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो आती हैं इंग्लिश में इनफॉर्मल ग्रीटिंग की कैटेगरी में। सो क्या क्या है? हाय, हेलो, हे। इसके अलावा भी बहुत हैं जो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में समझाऊंगी। सबसे पहले है हाय। हाय ये एक बहुत ही वर्सेटाइल और वाइडली सुनने वाला ग्रीटिंग है, जो हम अक्सर लोगों को बोलचाल में यूज करते हुए देखते हैं। लोग इसको यूज करते हैं, हाय, हाउ आर यू। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फॉर्मल ग्रीटिंग, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार वालों से, अपने से छोटों को, अपने दोस्तों को आप यूज कर सकते हैं हाय। देन हाय का ही एक अनदर फॉर्म है, जैसे हम कह सकते हैं उसका कजन है हे। ये उससे भी ज्यादा एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में यूज होने वाला ग्रीटिंग है। सो यू कैन से हाय और हे टू योर क्लोज फ्रेंड्स, एंड यू कैन से हे, हाउ वाज योर डे, हे, व्हाट आर यू अप टू। सो ये आप यूज करके एक कैजुअल एनवायरनमेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बातचीत करके चिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हेलो। हेलो एक ऐसा ग्रीटिंग है जो हमें बहुत ही एक अच्छी फ्रेंडली टोन दिखाता है। तभी जब हम फोन उठाते हैं, द फर्स्ट वर्ड वर्ल्ड ओवर लोग यूज करते हैं वो है हेलो। इट्स अ वेरी नाइस आइस ब्रेकर। बहुत ही बढ़िया ग्रीटिंग है, जो बहुत ही इनफॉर्मल है, बहुत ही फ्रेंडली है, और हम सब हमेशा यूज करते हुए नजर आते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट्सअप। ये एक बड़ा रिलैक्स तरीका है किसी से ये बात समझने का या पूछने का कि आप कैसे हैं। हे व्हाट्सअप, व्हाट आर यू डूइंग। सो इतना लंबा पूछने के अलावा कि व्हाट आर यू डूइंग, सिंपली उसको और शॉर्ट कर दीजिए। आजकल टाइम कंस्ट्रेंट है ना, सबको बहुत जल्दी रहती है फटाफट बात करने की। तो आप क्या बोल सकते हैं, हेलो, हाउ आर यू डूइंग। इतने लंबे सेंटेंस को एकदम स्नैप करके छोटा कर दीजिए। क्या बोल सकते हैं स्मार्टली, हे व्हाट्सअप। सो व्हाट्सअप यानी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। सो ये एक अनदर तरीका है इनफॉर्मल ग्रीटिंग को यूज करने का। देन हाउ आर यू। ये हाउ आर यू हम इनफॉर्मली अपने फ्रेंड्स को अक्सर पूछते हैं, है ना, जब फोन करते हैं तो भी आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं इंग्लिश में इट इज said as how are you. So you can say hello, how are you, hi, how are you, और hey, how are you। किसी भी तरीके से how are you को आप
हे या हाय या हेलो के बाद पेयर अप कर सकते हैं किसी से भी आगे की बातचीत शुरू करने के लिए। देन नंबर 6 पर है हाउज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट को हमने और छोटा कर दिया टू हाउ इज इट। हाउ इज इट गोइंग ये एक बड़ा कैजुअल तरीका है, बहुत ही इनफॉर्मल तरीका है किसी से पूछने का कि क्या चल रहा है, सब बढ़िया है ना, सब ठीक ठाक है ना। सो व्हाट डू वी से, हाय हाउ इज इट गोइंग। सो आप क्या जवाब दे सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं हे हाउ इज इट गोइंग, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? बड़े इजीली आप कह सकते हैं oh all good but I'm little caught up with work, I'm little busy with school, yeah I'm little busy with my studies, I have travel plans. So this is how हम लोग आगे की बातचीत को लेकर जाते हैं। देन इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में भी कंटेक्स्ट डेफिनेटली मैटर करता है, कहाँ आप यूज कर रहे हैं, किसी के लिए यूज कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंटेक्स्ट का ध्यान रखें। सो फॉर्मल सेटिंग्स में हमें स्टैंडर्ड ग्रीटिंग्स यानी जो हमारी फिक्स ग्रीटिंग पैटर्न्स हैं वो यूज करने हैं। इनफॉर्मल में आप हाय से लेकर व्हाट्सएप तक कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाउ इज इट गोइंग, एनीथिंग यू कैन यूज इन अ इनफॉर्मल सेटअप। बॉडी लैंग्वेज तो हमेशा इनफॉर्मल हो कि फॉर्मल ग्रीटिंग्स हो, हमेशा एक स्माइल के साथ खुद को कैरी करिए, ठीक है। और अगर इनफॉर्मल है सो यू कैन ऑलवेज वेव हेलो हाउ आर यू, या यू कैन ऑलवेज नॉड, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, इट्स अ गुड फीलिंग। देन टोन, हर ग्रीटिंग की टोन को वार्म रखिए। अगर फॉर्मल है तो भी वार्म रखिए, कैजुअल ग्रीटिंग्स हैं तो अपनी टोन थोड़ी कैजुअल या फ्रेंडली कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सिंपल और वार्म टोन हमेशा इस्तेमाल करिए। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स को हम हमेशा ही रिलैक्स टोन में यूज करते हैं, क्योंकि हम इन ग्रीटिंग्स को उन लोगों के साथ यूज कर रहे हैं जो हमारे बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं, हमारे परिचित हैं, जिनके साथ हमें कोई भी झिझक नहीं है या कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसका हमें पर्दा रखना होता है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं उनसे नेविगेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यह हर डिफरेंट उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितने हमने ग्रीटिंग्स करे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सब की प्रैक्टिस अभी से शुरू करें ताकि वी बिकम बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट बाय यूजिंग देम। अब ग्रीटिंग्स तो हो गई, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो आज के टॉपिक का पार्ट 2 है। क्या है सब पार्ट? आज हमारा जो टॉपिक का सेकंड पार्ट है वो है क्लासरूम लैंग्वेज। सो जैसे मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया है, क्लासरूम लैंग्वेज है क्या? क्लासरूम लैंग्वेज उस तरह के सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं जो जनरली हम लोग क्लासरूम में बोलते और सुनते हुए एक दूसरे को इजीली स्पॉट करते हैं। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो टीचर्स यूज करती हैं और कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं इन कंटेक्स्ट जो आप लोग आपस में इस्तेमाल करते हैं या आप हमसे इंटरैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो क्या है क्लासरूम लैंग्वेज? क्लासरूम लैंग्वेज अगर मैं आपको सीधी सरल भाषा में समझाऊं तो सिर्फ ये है बातचीत की भाषा जो आप क्लासरूम में इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारे को इनकरेजमेंट मिलती है अगर हम ये भाषा का बोलचाल सीख जाएं कि हम कॉन्फिडेंटली क्लास में पार्ट ले सकें, और हमें इस चीज़ में भी बेटर अंडरस्टैंडिंग में भी ये भाषा हेल्प करती है ताकि हम समझ सकें कि हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं या टीचर हम तक क्या समझाना चाह रही है। तो क्लासरूम लैंग्वेज इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो क्या क्या है क्लासरूम लैंग्वेज में? क्लासरूम शुरू करने के टाइम जब भी क्लास ओपन होती है या स्टार्ट होती है, सो दिन के किस पहर में शुरू हो रही है, डिपेंडिंग ऑन दैट द टीचर कैन से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एंड टीचर आपको ग्रीट कर सकती है। कल के लाइव सेशन में मैं आपको इस तरह भी ग्रीट कर सकती हूँ, अगर लाइव सेशन शाम को हुआ, गुड इवनिंग, हाउ इज एवरीवन। सो दिस इज हाउ ओपनिंग ऑफ द क्लास विल बी। आप एक दूसरे को फॉर्मली ग्रीट कर रहे हैं क्योंकि क्लासरूम एक फॉर्मल एनवायरनमेंट है एज फार एज टीचर का कंसर्न बच्चों के साथ है। देन और क्या क्या हम सुनने मिलता है हमें, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। इस तरह से भी मैं क्लासरूम कभी आपके आऊं तो मैं ये बात से शुरू कर सकती हूँ, गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, लेट्स बिगिन।
तो ये सब क्या हैं? ये सब की फ्रेजेस हैं जो बताते हैं कि अब कौन सा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, क्लास शुरू हो गई है। देन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई भी टीचर आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन पास आउट करना चाहता है क्लास में, तो जर्नली वो इन फ्रेजेस का यूज करता है। क्या फ्रेजेस हैं? प्लीज टेक आउट योर बुक्स, और प्लीज लिसन केयरफुली, और प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सेटल डाउन। इस तरह से टीचर एक बच्चों को समझाना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सेटल हो जाइए, इंस्ट्रक्शंस को समझिए। जो टीचर बताना चाह रहा है उन बातों की ओर ध्यान दीजिए। देन इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। जब भी आप क्लास में हैं, तो अगर सिर्फ टीचर बात कर रहा है तो क्लास बड़ी मोनोटनस हो जाती है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि क्लास इंटरैक्टिव रहे, जहाँ पर आपकी तरफ से मुझे इनपुट आए और मेरी तरफ से आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज जाए। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लेकिन क्लास में टीचर तो एक है और स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, सो आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? रैंडमली तो हर कोई नहीं बोल सकता। देयर इज़ अ वे टू टेक द पार्टिसिपेशन और टेक पार्ट इन द क्लास। तो वो क्या तरीका है? आप अपना हाथ उठा सकते हैं एंड यू कैन वेट फॉर योर टर्न। सो जैसे यू विल रेज योर हैंड, आई विल कम टू नो कि आपने उत्तर देना चाहा है, आप जवाब देना चाहते हैं, पर अपनी टर्न का वेट करिए। आपसे पहले जो हैं उनकी टर्न आ जाने दीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट अ टर्न टू आंसर और टेक पार्ट। सो अब हम मूव ऑन करते हैं क्लासरूम लैंग्वेज जो आप लोग यूज करेंगे जर्नली हमसे इंटरैक्ट करते हुए या आपस में इंटरैक्ट करते हुए। इसमें इनको सीखने का क्या फ़ायदा है? इसको सीख करके आप अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत इफ़ेक्टिवली इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या समझ पाए हैं, क्या नहीं समझे हैं, क्या आपकी नीड्स हैं क्लास के लेक्चर को लेकर के, ये सब आप बहुत ही ईजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आपको क्लासरूम लैंग्वेज का बोध यानी ज्ञान यानी नॉलेज हो गई। तो आप क्या करेंगे? जैसे ही डे शुरू हुआ, जैसे मैं आपको मॉर्निंग में विश करूंगी गुड मॉर्निंग, यू कैन ऑल्सो ग्रीट मी बैक सेइंग गुड मॉर्निंग मैम, या अगर अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हैं तो यू कैन सिंपली से गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना? सो इस तरह से आप क्लासरूम को, एंट्री को या अपनी ओपन हुई क्लास को इनिशिएट कर सकते हैं। देन अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? एक फ्रेज को यूज कीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछिए। अब ये ऐसे वाले सेंटेंसेस हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपको क्लास में क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करेंगे, और आप इनको अगर यूज करेंगे तो आपकी जो बोलचाल का जो तरीका है, इट विल साउंड ऑल्सो वेरी वेरी गुड। और हम यही तो यहाँ सीखने आए हैं। सो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सो आप सिंपली पूछ सकते हैं कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? What does this mean? अगर मैंने कुछ समझाया और आपको समझ नहीं आया तो आप सिंपली मुझे पूछ सकते हैं मैम what does this mean? इसका क्या मतलब है? Could you explain that again please? अगर सेम थिंग नहीं समझ में आया, कोई भी की पॉइंट क्लास में जो हमने कवर किया, तो आप उसको बड़े ही आराम से मुझसे पूछ सकते हैं या अपने किसी भी टीचर या इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। क्या आप उसे दोबारा समझा सकते हैं? क्या बोल रहे हैं हम उसको इंग्लिश में? कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन प्लीज? क्या आप इस बात को दोबारा समझा सकते हैं? कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन प्लीज? तो इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस इनमें से चुन के आप क्वेश्चन से पहले यूज करके अपना क्वेश्चन पेयर अप कर सकते हैं। देन एक्सप्रेसिंग नीड्स। अगर आप को किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, है ना, किसी तरह का कुछ भी एक सिस्टम है क्लास का, एंड यू वांट टू आस्क कि कोई आपकी मदद करे, तो उसके लिए आप कैसे फ्रेजेस यूज़ करेंगे जो दर्शाएगा कि आप स्पोकन इंग्लिश क्लास सीख रहे हैं सोल्जर अनप्लग्ड से? तो किस तरह के सेंटेंसेस होंगे? आई नीड हेल्प विद दिस। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे भी बोल सकते हैं मैम आई नीड हेल्प विद दिस, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। या कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको अपने फ्रेंड की मदद चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड पे जा सकते हैं, उस पे जा कर के सीधा पूछ सकते हैं उनसे आई नीड हेल्प विद दिस, कैन यू हेल्प मी प्लीज़? मुझे आपकी मदद चाहिए इसमें,
क्या आप मेरी मदद करेंगे? देन कैन आई बोरो अ पेन और अ पेंसिल? क्या मैं एक पेन या पेंसिल यूज़ कर सकती हूँ आपकी बोरो करके? इस तरह से अगर आपसे किसी से कुछ सामान लेना है यूज़ करने के लिए थोड़ी देर के लिए, उसके लिए मदद चाहिए, तो इस तरह का एक सेंटेंस डेफिनेटली आपकी किटी में होना ही चाहिए। नेक्स्ट, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट होमवर्क। तो अगर मैंने या किसी टीचर ने आपको होमवर्क दिया और आपको उतने अच्छे से होमवर्क समझ नहीं आया, तो आप वो कैसे पूछेंगे? यू विल सिंपली आस्क the question about the homework. I have a question about the homework. मुझे होमवर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो क्लियर करना है। Now, participating in discussions. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज़्यादातर आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो इस चीज़ से एसोसिएट करेंगे कि डिस्कशन में पार्ट लेने का सही तरीका क्या है। ये हम सबको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है, हम झिझक जाते हैं और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरे के सामने रखना, उससे कतराते हैं। तो कतराइए मत, इनको मास्टर करने की कोशिश करिए, लर्न करिए, अप्लाई करिए एंड यू विल सी कि आप बहुत ही इजी डिस्कशंस में पार्ट लेने लायक बन जाएंगे। सो किस तरह से, अगर आप कोई भी डिस्कशन हो रही है क्लास में या आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में, तो आप किस तरह से उस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं? किसी को कट करके बीच में तो बोलना इज नॉट कंसिडर्ड वेरी नाइस, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को तरीके से करने से वो चीज़ का लेवल डेफिनेटली बेटर हो जाता है और वो अप्रिशिएट की जाती है। तो आप कैसे किसी भी डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं? अपने टर्न का वेट करके आप बोल सकते हैं, आई थिंक दैट, मेरे विचार में। अगर कुछ डिस्कस हो रही है, हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक को अधिकार है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। सेम वे आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं बोल के किसी भी टॉपिक पे। आई थिंक दैट दिस इज नॉट एडवाइजेबल, आई थिंक दैट दिस इज ग्रेट, आई थिंक इट इज डूएबल। तो इस तरह से आप अपना ओपिनियन, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं किसी भी तरह की डिस्कशन में। देन इन माई ओपिनियन, ओपिनियन दोबारा क्या है? एक और शब्द है जो हमारी विचारधारा को दिखाता है। मेरी समझ से, इन माई ओपिनियन, इन मेरे हिसाब से अगर हम बोलना चाहें तो इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे इन माई ओपिनियन वी शुड गो टू द मार्केट। मेरे विचार से हमें बाजार जाना चाहिए। तो मैं अपनी ओपिनियन आज की डिस्कशन में रख रही हूँ। In my opinion, you all must practice the basic greetings and classroom language. मेरे विचार से आप सबको क्लासरूम लैंग्वेज और बेसिक ग्रीटिंग्स जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेम वे, आई अग्री या डिसअग्री विद। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में आप उनसे हर पॉइंट पे अग्री हों, क्योंकि हर एक का थिंकिंग लेवल अलग होता है, हर एक चीज़ को इंटरप्रेट करने की परिभाषा भी अलग होती है, संदर्भ भी अलग होता है ना? जब आप किसी से अग्री या डिसअग्री करते हैं तो वो दिखाने का, दर्शाने का एक बड़ा ही अच्छा और सिविलाइज तरीका है। झल्लाइए मत, चिढ़िए मत, उस चीज़ को बहुत ही एक पोलाइट टोन में आप बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? किसी चीज़ से अगर आप अग्री करते हैं, वो आपको लगता है कि आपके हिसाब से भी वो चीज़ सही है, तो यू कैन सिंपली से आई अग्री विद यू मैम। या अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये मैम क्या बोल रहे हैं, मैं तो नहीं समझ पा रहा, है ना, तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई डिसअग्री विद व्हाट यू आर सेइंग मैम। मैं नहीं अग्री कर रहा, मैं नहीं मान रहा जो आप कह रहे हैं, मेरी समझ में वो बात ठीक नहीं है, आई डोंट अग्री। तो इस तरह से बड़े पोलाइटली लेकिन फर्मली आपने अपना ओपिनियन डिस्कशन में रख दिया इन अ वेरी सिविलाइज्ड एंड अ पॉलिश्ड वे। बहुत ही बढ़िया और अच्छे ढंग से इस तरह से आप डिस्कशंस में पार्ट ले सकते हैं। देन गिविंग ओपिनियन एंड आइडियाज। इसी की तरह अगर आपको कभी कोई पूछे कि आपका इस बारे में क्या विचार है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई बिलीव दैट, मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, तो मुझे लगता है या मैं मानता हूँ। बिलीव इज बेसिकली, अगर हम वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो बिलीव मतलब मानता हूँ। मैं मानता हूँ गॉड इज एवरीवेयर, आई बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर, है ना? इस तरह से आप अपना ओपिनियन बहुत ही अच्छे ढंग से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। माई आइडिया इज, अगेन मेरे विचार में,
So my idea is reading books is always a good investment on time. मेरे दिमाग से या मेरा आइडिया है या मेरे विचार से किताबें पढ़ना समय का बहुत ही अच्छा सदुपयोग है. What if we tried? और अगर हमने किसी से आइडिया, कोई हमें पूछता है व्हाट इफ वी ट्राइड पैरा जंपिंग, कि चलो पैरा जंपिंग करने चलें, तो इस तरह से एक आइडिया है जो मैं आपको दे रही हूँ, और अगर आप अग्री करते हैं तो आप हाँ बोलेंगे और आप पैरा जंपिंग के लिए मेरे साथ चलेंगे. अगर आप डिसअग्री करते हैं तो यू कैन ऑलवेज डिक्लाइन द थिंग एंड से नो नो आई एम नॉट वेरी कीन. तो किस तरह से यू आर पुटिंग फॉरवर्ड अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस, ये सब फ्रेजेस हैं जो हमारे को भरपूर मदद और सपोर्ट देते हैं. अब जब भी हम बात करते हैं एक दूसरे से, लाजमी है किसी ना किसी पॉइंट पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, है ना. हम कुछ कहना चाहते हैं और कई बारी जिससे कहना चाहते हैं वो उस बात को ठीक से समझ नहीं पाता, या जो हम समझ रहे होते हैं स्पीकर का वो मतलब ही नहीं होता. तो इस तरह से कभी भी कुछ भी क्लैरिफाई अगर करना है तो कैसे. सो यू वर सेइंग दैट, तो आप ये कह रहे थे इस तरह से बात करके आप किसी से भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं. जस्ट टू क्लैरिफाई, डू यू मीन. सो अगर किसी को आपने पूछना है कि आपको रियली समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हो, एंड यू आर स्लाइटली अनश्योर कि शायद ये मतलब था इनकी बात का या इनकी बात का दूसरा मतलब था, तो आप कैसे पूछेंगे बिना ऑकवर्ड साउंड किए, अजीब सा साउंड किए, ऐसे पूछ सकते हैं. जस्ट टू क्लैरिफाई. जस्ट टू क्लैरिफाई मतलब आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैंने जो समझा है वो ठीक है. जस्ट टू क्लैरिफाई, डू यू मीन, क्या आपका मतलब ये था जो मैं समझ रहा हूँ, डू यू मीन दिस और यू मेंट दिस. सो जो भी आप समझ रहे हैं ये सेंटेंस बोल के आप वो स्पीकर के सामने रख सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. कैन यू रिपीट दैट प्लीज. अगेन जैसे क्लास में कुछ नहीं समझ आने से, डाउट होने से, यू कैन आस्क मी कैन यू रिपीट दैट प्लीज. उसी तरह से किसी से भी अगर आप बातचीत कर रहे हैं और उनकी बात आपको क्लियर नहीं समझ आई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये फ्रेज आप आराम से यूज करके बातचीत को क्लियर कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हैं. वर्किंग विद पेयर्स. पेयर्स क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स. तो जब भी हम अपने फ्रेंड्स या टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग दर्शाता है कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, है ना. हम कहाँ से पढ़ लिख के आए हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग रहा है. तो ये सब कैसे, ये सब इम्पॉर्टेंट भाषा के पार्ट्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी बन जाते हैं. तो जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कीजिए. लेट्स वर्क टुगेदर, आइए मिलकर काम करते हैं. लेट्स वर्क टुगेदर एंड मेक द प्रेजेंटेशन, आइए एक साथ काम करते हैं और प्रेजेंटेशन बनाते हैं. नेक्स्ट, कैन यू हेल्प मी विद दिस पार्ट. अगर आपको किसी भी फ्रेंड की मदद चाहिए तो आप सीधा उनसे बोल सकते हैं बिना झिझक, क्योंकि फ्रेंड्स में तो एक अलग ही बॉन्डिंग होती है. तो अगर आपको मदद चाहिए तो मदद के लिए आप बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी विद दिस. देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. अगर हम किसी से भी बात करते हैं और उनका ओपिनियन लेना चाहते हैं कि ये जो चीज़ मैंने बनाई है या जो काम मैंने किया है ये कैसा है, अप टू द मार्क है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उनके विचार पूछने के लिए यू कैन आस्क व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. इस तरह से आप दूसरे व्यक्ति की ओपिनियन उनसे मांग रहे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस. जब आपसे कुछ भी प्रश्न, क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस तरह का फ्रेज यूज करें और अपना आंसर दीजिए. यस नो से बाहर आइए, क्योंकि यस और नो तो पहले दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हर कोई अंग्रेजी भाषा का सीख लेता है. उसके आगे के कदम भी तो बढ़ाने हैं ना, तो अब उससे आगे चलिए. सो अगर कोई भी आप प्रश्न कोई आपसे पूछता है तो इस तरह से ट्राई करिए आंसर देना. आई थिंक द आंसर इज यस और आई थिंक द आंसर वुड बी नो. तो नो और यस से पहले इस तरह के वर्ड्स लगाइए और अपनी इंग्लिश को बेटर बनाइए. आई एम नॉट श्योर बट आई कैन ट्राई. तो अगर आपको कोई पूछता है कैन यू ड्राइव अ कार और कैन यू ड्रॉप मी टिल द मार्केट,
तो अगर कोई पूछ रहा है कि आप मुझे बाजार तक ड्रॉप कर देंगे, तो यू आर नॉट वेरी श्योर, जब आपको पूरा पक्का पता नहीं है कि आपके पास टाइम होगा कि नहीं, तो आप बिल्कुल ना भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है शायद मैं टाइम बना करके उनको छोड़ के आ सकता हूँ। तो उस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत श्योर नहीं हो किसी चीज़ को लेके, आप इस तरह बोल सकते हो सीधा येस और नो की जगह, आई एम नॉट श्योर बट आई कैन ट्राई ड्रॉपिंग यू टिल द मार्केट, आई कैन ट्राई कमिंग एंड पिकिंग यू अप फ्रॉम द स्कूल। देन नेक्स्ट, लेट मी थिंक अबाउट दैट। और अगर आपसे कोई कुछ भी पूछता है जिसका जवाब आप तुरंत नहीं देना चाहते यस एंड नो में, है ना, आपको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने का, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई नीड सम टाइम टू थिंक, है ना। उसी को एक और तरीका है बोलने का, लेट मी थिंक अबाउट दैट, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए इस बारे में सोचने के लिए। तो इस तरह से आप आंसर क्विकली देने से तो बच जाते हैं, और इन द बार्गेन आपको टाइम मिल जाता है दोनों यस और नो को वे करने का। एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, वही अगर आप किसी से अग्री करते हैं तो किस तरह से करें, आई अग्री विद यू या इट इज़ अ गुड पॉइंट। और अगर किसी से डिसअग्री करते हैं बेटा, तो ये तो और भी इम्पॉर्टेंट है अच्छे तरीके से समझा पाना कि क्या आप किसी से डिसअग्री कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी से अग्री करते हैं तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस रहती है म्यूचुअल, आप भी खुश मैं भी खुश। लेकिन जब आप कहीं भी डिसअग्री करते हैं तो यूजुअली एक पार्टी खुश होती है अपने ओपिनियन से और दूसरी थोड़ी अपसेट हो जाती है उनके जवाब से। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डिसअग्री करिए, बहुत ज़रूरी है अपना ओपिनियन स्ट्रांग रखना, लेकिन उसको अच्छे से और पोलाइटली रखना भी उतना ही ज़रूरी है दूसरे के सामने। तो अगर आप किसी से डिसअग्री करते हैं, डिसअग्रीमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई सी इट डिफरेंटली, मैं इस तर्क को दूसरे संदर्भ में देखता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कहने का कि मैं आपसे अग्री नहीं करता, हम दोनों वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, ये भी एक तरीका है सेम बात रखने का, है ना। सो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, विच इज़ हैंडलिंग मिस्टेक्स। सो मिस्टेक्स होना लाजमी है, बहुत लाजमी है। मेरे में भी 10 मिस्टेक्स होंगी, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, सो आर यू। सो हर बार जब भी हम कुछ भी नया काम करेंगे, कोई ना कोई तो मिस्टेक होगी, क्योंकि वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, है ना। सो अगर ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और गलती नहीं करेंगे तो भी सीखेंगे कैसे। तो अपनी मिस्टेक्स को हैंडल कैसे करना है। कई बार क्या होता है, हम घबरा जाते हैं कि हमसे गलती हुई, और हम अवॉइड करते हैं किसी के सामने ये बात मानना कि मेरी गलती है। नॉट गुड, मानिए ना, बी कॉन्फिडेंट, स्टैंड टॉल इन व्हाट यू स्टैंड फॉर, एकदम डटे रहिए अपने कदमों पे, डरते नहीं घबराते नहीं। सो अगर कोई मिस्टेक होती है, आई मेड अ मिस्टेक, बोल्डली गो, जाइए बोलिए हाँ मेरे से गलती हुई, क्या हो गया, हमेशा गलती के बाद उसे सुधारा भी तो जा सकता है। सो आई मेड अ मिस्टेक, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्नॉलेज करना, ये समझना कि मुझसे गलती हुई। तो वो आप कैसे बोलेंगे, आई मेड अ मिस्टेक, हाँ मुझसे गलती हुई। देन कैन यू करेक्ट मी प्लीज, बहुत ज़रूरी, अगर आपसे गलती हुई और सामने वाला आपको ठीक कर सकता है, हेल्प कर सकता है उसको रेक्टिफाई करने में, झिझकिए मत, हमेशा आप पूछिए कैन यू करेक्ट मी प्लीज, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं इसको सुधारने में। और द नेक्स्ट वन, आई मिसअंडरस्टूड दैट, अगर मैंने आपको कोई बात बोली और आपने उसको इंटरप्रेट गलत किया और आप हर्ट हो गए, और आपको बाद में रियलाइज़ हुआ वो तो बात वैसी थी ही नहीं, आपने मिसअंडरस्टैंड करी, तो उसको आप कैसे बोलेंगे, आई मिसअंडरस्टूड इट, मैंने उसको गलत समझा। एंडिंग डिस्कशंस और एक्टिविटीज़, आप जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो ये वाले फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम लैंग्वेज में। कैन वी फिनिश दिस लेटर, कुछ भी काम है जो थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, सो यू कैन ऑलवेज से कैन वी डू दिस लेटर। देन व्हाट्स फॉर होमवर्क टुडे, आज के होमवर्क में क्या है। देन नेक्स्ट वन, आई एम रेडी टू शेयर माई आइडियाज़ विद यू ऑल, मैं आप सबके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरह से आप एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं और इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। जर्नल पोलाइटनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट है, इसको कभी भी ओवरलुक ना करें। ये वो मैजिक वर्ड्स हैं जो हमेशा आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाते हैं। थैंक यू कभी ना भूलें, जब भी कोई आपकी मदद करे या आप किसी से कुछ भी लें, आप दुकान पे भी जा रहे हैं, शॉपकीपर आपको कुछ दे रहा है, ऑलवेज से थैंक यू।
बहुत ही अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी और आपको भी अच्छा लगेगा इसको यूज़ करके। देन एक्सक्यूज़ मी, ये भी इस्तेमाल करिए। प्लीज़ प्लीज़ तो हमेशा आपके सेंटेंस में आना चाहिए जब भी आप किसी से फॉर्मल इन्वायरमेंट में भी बात कर रहे होते हैं। कैन आई सिट, मे आई सिट हियर प्लीज़, या अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे होते हैं, कैन आई सिट हियर प्लीज़। सो प्लीज़ एक बड़ा ही अच्छा तरीका, एक अच्छा वर्ड है जो बहुत ढेरों पोलाइटनेस आपकी कॉन्वर्सेशन में ऐड करता है। नाउ देयर आर फ्यू टिप्स विच यू शुड कीप इन माइंड दैट विल हेल्प आज के लेक्चर को आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए। जो भी आज हमने पढ़ा, चाहे वो ग्रीटिंग्स थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, चाहे वो क्लासरूम लैंग्वेज थी, उसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। किसी भी चीज़ का बेस पक्का करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, मेन तरीका, मेजर तरीका होता है यही कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस में लाएं ताकि वो आपकी एक हैबिट ही बन जाए। तो इन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करें। और दूसरा, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल। जब भी आप इनफॉर्मल फॉर्मल सेटअप में हैं, क्लासरूम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं मेरे साथ, किसी टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स या पेयर के साथ, हमेशा मेक श्योर कि जो भी आपकी रिलेशनशिप्स आप बिल्ड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो पोलाइट हों, रिस्पेक्टफुल हों और विद इन बाउंड्रीज हों। कभी भी एक बाउंड्री, जो तहजीब की जो बाउंड्री है, उसे क्रॉस ना करें। नेक्स्ट, लिसन एक्टिवली। जब भी आपसे कोई बात कर रहा है, मैं लेक्चर दे रही हूँ, बी अटेंटिव। बिल्कुल पूरा फोकस करके जो दूसरा इंसान आपसे कन्वे करना चाहता है उसको सुनिए, समझिए और ध्यान से समझने के बाद ही रिस्पॉन्ड थॉटफुली। सोच के, समझ के, अच्छे वर्ड्स का चुनाव करके ही जवाब दीजिए। नेक्स्ट, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आई वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन दिस। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता, यू आर अनश्योर अबाउट एनीथिंग, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। आपको बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए उस पॉइंट को क्लैरिफाई करवाने में, ताकि आप उसे बढ़िया से समझ सकें और यूज़ कर सकें। आफ्टर ऑल इतना एफर्ट किस लिए हो रहा है? ताकि हमारा बेस बढ़िया रहे, स्ट्रांग रहे। सो डू नॉट हेजिटेट, डोंट फील शाय। कभी भी शर्माइए मत। अगर हेल्प चाहिए, हमेशा उठकर हेल्प मांगिए, टॉपिक को क्लियर करिए, बात को क्लियर करिए। अब हम आते हैं वोकैबुलरी पे। सो अंग्रेजी भाषा का अच्छा प्रयोग करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐसे वर्ड्स, नए वर्ड्स हमें रोज़ अपनी भाषा के इम्प्रूव करने, ताकि हमारा जो वर्ड बैंक है ना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे होते जाएं। जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, अकाउंट ऊपर जा रहा होता है, वैसे ही इंग्लिश की जो वर्ड बैंक है आपका, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे रोज़ के 10 से 12 वर्ड्स, उनका मीनिंग समझेंगे, उनको मैं एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस में भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, आप वो भी समझिए, उसका यूसेज भी देखिए और प्रैक्टिस करिए। तो देखिए कुछ ही दिनों में आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ही आपकी तरह शाइन करने वाली है। सो डेली लाइफ के वर्ड्स हैं मॉर्निंग, ये एक तरह का नाउन होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नाउन्स क्या होते हैं। ये एक नाउन है। और ये मॉर्निंग क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे होता है। सो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, या व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से मॉर्निंग शब्द का मैंने इस्तेमाल करके 2 सेंटेंसेस आप तक पहुंचाए। देन इवनिंग, इवनिंग शाम का समय होता है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द डे, उसको हम बोलते हैं इवनिंग। आई वॉन्ट टू गो आउट इन द इवनिंग, आई लाइक टू रिलैक्स इन द इवनिंग, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी इन द इवनिंग। देन रूटीन, रूटीन यानी वो चीज जो हम रोज रोज करते हैं, रोज से बना है, इसी को इंग्लिश को समझिए, रोजाना करने वाला काम, रूटीन। अ थिंग दैट वी डू एवरी डे, अ रेगुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कुछ भी जो एक दिनचर्या हमारी पैटर्न बन जाता है, दैट्स योर रूटीन। व्हाट इज योर डेली रूटीन? आपकी आज की दिनचर्या या आपकी दिनचर्या क्या है? डेली रूटीन। सो इन वर्ड्स को आप याद करेंगे, इनके हो सके तो स्पेलिंग्स भी याद करिए, इनका मीनिंग भी याद करिए, उसके बाद सेंटेंस यूसेज देखिए मैंने कैसे किया है। अपने तरह से इन वर्ड्स को यूज करके ट्राई करिए बोलना। जितना बोलेंगे उतना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। नेक्स्ट,
चोर्स, जो घर में छोटे छोटे काम होते हैं उनको लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। आई हैव चोर्स टू डू एवरी संडे, मेरे पास ढेरों घर का काम होता है संडे को करने के लिए। आई एम डन विद माई डेली चोर्स, आई एम डन, आज के काम हो चुके। देन स्केड्यूल, स्केड्यूल ये भी एक तरह का नाउन होता है। ये क्या बताता है, हमारा प्लान क्या है। जब भी हम टाइम किसी चीज़ का प्लान बनाते हैं तो हम पूछते हैं व्हाट्स योर डेली स्केड्यूल लाइक। सो इसको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, डू यू हैव अ बिजी स्केड्यूल दिस वीक, क्या आज आपका जो इस हफ्ते का शेड्यूल है क्या वो बहुत स्केड्यूल बहुत बिजी है। सो किसी के भी प्लान के बारे में बात करनी, यू प्लान योर डे, आप अपना डे प्लान करते हैं, आज मैंने ये करना है, आज मुझे इस हफ्ते में ये काम करने हैं, तो उसके लिए हम कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं, स्केड्यूल। प्लीज इसको स्केड्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट वकेशन, ट्रैवल एंड लेजर। वकेशन तो छुट्टियों में जाना हम सबको अच्छा लगता है, इट्स कॉल्ड अ वकेशन। द टाइम जो हम घर से, ऑफिस से, स्कूल से दूर बिताते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसको हम कहते हैं वकेशन। आई हैड अ फैंटास्टिक वकेशन, आई हैड अ ग्रेट समर वकेशन। वेयर डिड यू गो इन योर समर वकेशन, समर हॉलीडेज। हॉलीडे वकेशन एक अच्छा शब्द है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यानी वो जगह जहां कोई जा रहा होता है। सो आई एम फ्लाइंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई, तो मुंबई क्या हुई मेरी डेस्टिनेशन। सो इसको हम अब सेंटेंस में देखेंगे वर्ड को यूज करने के लिए। व्हाट इज योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, आपको कहाँ ट्रैवल करके जाना अच्छा लगता है। देन साइट सीइंग, तो ये वर्ड भी अपने आप में अपना मीनिंग बता रहा है। साइट सीइंग, आसपास के एरियाज को देखना। तो जब हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो वहाँ पे आसपास टूरिस्ट गाइड्स होते हैं जो हमारे को साइट सीइंग कराते हैं, है ना, ये बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत अच्छी जगह है। तो घूमने फिरने वाली जो जगहें होती हैं तो उनको हम कहते हैं साइट सीइंग। विजिटिंग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, जो भी वहाँ पे प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनमें घूमने फिरने को हम कहते हैं साइट सीइंग। वी वेंट साइट सीइंग इन यादविंद्रा गार्डन्स, या वी वेंट साइट सीइंग इन चंडीगढ़, तो आसपास के एरियाज में घूमने गए, वहां की प्रोमिनेंट जगहें देखी, दैट्स कॉल्ड साइट सीइंग। एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसका मीनिंग भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। एन एक्साइटिंग और अनयूजुअल एक्सपीरियंस, कुछ भी जो बहुत ही एक्साइटिंग हो और आउट ऑफ द बॉक्स हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो ऑर्डिनरी हो, जो सोचा ना हो, एकदम आउट ऑफ इमेजिनेशन हो, ऐसा एक्सपीरियंस होना हम कहते हैं एडवेंचर। आई लव गोइंग ऑन एडवेंचर्स इन नेचर, ओके, या ऋषिकेश ऑफर्स लॉट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऋषिकेश जाइए, ढेरों एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। सो ऐसा जिसमें आपको बहुत एक्साइटमेंट, थ्रिल मिले, ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस, उसको इंग्लिश में वर्ड बोला जाएगा एडवेंचर। ट्रिप, ट्रिप कहीं भी घूमने जाना, जिस तरह से हम कहते हैं किसी भी जगह हम घूमने गए, टू अ स्पेसिफिक प्लेस, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ट्रिप। वी टुक अ ट्रिप to the mountains last summer. We took a trip to Kasauli. We took a trip to Mussoorie. So trip मतलब travel करके किसी एक जगह जाना। So with this आज की प्रेजेंटेशन मैं करती हूँ खत्म, और आपके पास ढेरों काम हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और अपनी वोकैबलरी से लेकर के, अपनी ग्रीटिंग से लेकर के, क्लासरूम लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी सेंटेंसेस हैं उन्हें बार बार पढ़िए, बार बार बोलिए। द मोर यू स्पीक द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। गुड लक एंड आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।